आज हम लोग देखेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर पहले तो हमने सिर्फ एक टाइप स्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बनाई थी और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो अब हम देखेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर एक प्रॉपर टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बना के प्रॉपर वे में किस तरीके से हम टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास एक नॉर्मल सी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल थी, हम TSC यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद वो सारी फाइल्स कंपाइल हो रही थी हमारे पास, सही है। यानी जो भी फाइल मैं चाह रहा था, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो इसमें अगर app.ts को मैं कंपाइल करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए क्या कमांड होती थी? TSC app.ts, ठीक है। तो जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास app.js की फ़ाइल बन जाएगी, है ना। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे कोई एक और फाइल भी है, सही है, या 3 फाइल हैं, 4 फाइलें हैं, ऐसा हो सकता है ना। प्रोजेक्ट में तो काफ़ी सारी फाइल्स हो सकती हैं। तो अगर मैं उन फाइल्स पे काम करना चाह रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि तो मैं क्या करूँगा, मतलब एक तो तरीका ये है कि मैं TSC करके एक एक फ़ाइल को करते रहूँ, ठीक है। तो उसमें तो बहुत देर लगेगी। मेरे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जब मैं वो कमांड रन करूँ तो मेरे पास जितनी भी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो सारी की सारी जो है वो कंपाइल हो जाए और सारी सबकी जावास्क्रिप्ट बन जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 फाइलें 6 फाइलें, तो मैं एक एक करके सबको कंपाइल तो नहीं करूँगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को ये बताएंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, हमारी मतलब डिक्लेयर कर दें कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली ये टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, TSC init, नहीं डैश डैश आएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट कर लोगे तो यहाँ पे आपके पास एक फ़ाइल आ जाएगी tsconfig.json, ठीक है। अच्छा, ये अब टाइप स्क्रिप्ट, जो लोग भी टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है, ठीक है। क्योंकि इस फाइल के अंदर आपको बहुत सी सेटिंग्स ऐसी मिलेंगी जो कि आपको आगे जाके प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने में मदद देंगी, ठीक है। तो इस इन तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, और कुछ ऐसी हैं जो कि मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा, और जो यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए समझना जिनको इम्पोर्टेंट है वो हम अभी समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ इस फाइल के अंदर, ठीक है। ये एक जेसन फाइल है हमारे पास, ठीक है। इस जेसन फाइल के अंदर सबसे पहले जो है वो आपको मिलेगा कंपाइलर ऑप्शंस, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, और इसके बाहर भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपके पास एक एक्सक्लूड की है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके पास ऐसी फ़ाइल है या ऐसा फ़ोल्डर है जिसको आप कंपाइल नहीं करवाना चाह रहे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास इस प्रोजेक्ट के अंदर नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर होता, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर पता है ना, जब आप लोकली npm इंस्टॉल चलाते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो जितनी भी आपके पैकेज डॉट जेसन के अंदर पैकेजेस होते हैं वो सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स में आके स्टोर होते हैं। तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर भी हो सकता है टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स अवेलेबल हों, ठीक है। कोई भी कुछ प्लगइन्स ऐसे भी होते हैं जो टाइप स्क्रिप्ट पे लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपके पास टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल अवेलेबल हो, तो वो चीज़ इंक्लूड ना हो, इस वजह से आप उसको कहाँ रखोगे, एक्सक्लूड में। लेकिन नोड मॉड्यूल्स एक एग्जांपल के लिए तौर पे मैं बता रहा हूँ। बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट की जो कॉन्फ़िग होती है इसमें जब टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है ये नोड मॉड्यूल्स को बाय डिफ़ॉल्ट इग्नोर करता है, यानी कभी भी आपके पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है तो ये उसको कंपाइल करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं, उनको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। अच्छा, बिल्कुल जैसे यहाँ पे एक्सक्लूड है उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक और होता है, वो होता है इंक्लूड, ठीक है। जैसे एक्सक्लूड है वैसे इंक्लूड भी होता है। इंक्लूड के अंदर आप फाइल्स बता सकते हो या फोल्डर या डायरेक्टरी कोई भी ऐसी बता सकते हो जहाँ पे जिसके अंदर आप चाह रहे हो कि जब भी मैं टाइप स्क्रिप्ट की कमांड रन करूँ उस फोल्डर के अंदर जाके वो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स को सर्च करे और फिर उनको कंपाइल कर दे। और समझ में आई?
ठीक है, तो वो चीज़ें आप कहाँ रखोगे, इंक्लूड के अंदर। सही है ना भाई। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पे एक नया फोल्डर होता SRC का, ठीक है, अब मैंने सोचा हुआ है कि मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे इसको कैसे बताऊँगा, सोर्स डॉट स्लैश SRC, ठीक है, स्लैश लगा के आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हो, अगर आप सिंपल डॉट SRC दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अभी जो कंपाइलर ऑप्शन हमें मिलेगा इसमें इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ है हमारे पास, हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारे कंपाइलर ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये तो प्रोजेक्ट की आपकी सेटिंग्स है, इंक्रीमेंटल आपका प्रोजेक्ट है, कॉम्पोजिट है, ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ये अभी हमारे काम की नहीं है, हमारे हैं लैंग्वेज और एनवायरनमेंट के ऊपर, ये काम की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके टारगेट, ठीक है। टारगेट आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ES 2016, ये यहाँ पे आप डिफ़ाइन करते हो, बताते हो कि जब भी आपका कंपाइलर रन होगा टाइप स्क्रिप्ट का तो और वो जावास्क्रिप्ट बनाएगा तो जावास्क्रिप्ट कौन सी वाली बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अगर आप कंट्रोल स्पेस लिख दो यहाँ पे तो ये आपको सारे ऑप्शन बता रहा है कि जो भी हैं, ठीक है। ES6 जो है वो इक्विवेलेंट होता है ES 2015 के, ठीक है। तो ES6 यहाँ पे लिख दो या फिर ES 2015 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। फिर 2016 यानी मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट पढ़ते वक्त कि टाइप्स जो हमारी ECMAScript स्क्रिप्ट है हर साल उसके अंदर अपडेट्स आती रहती हैं, तो 2015 चाहिए, 16 चाहिए, 17 चाहिए। ES5 अगर आप लिख देते हो तो ES5 के ऊपर ये चलेगा, ठीक है। तो इसमें जो बेहतर तरीका है वो यही है कि इसको आप ECMAScript 6 जो है उसी के ऊपर ही रहने दो जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके ऊपर भी, अगर आप चाहो, अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट है आप चाह रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करो, ठीक है, जिसके अंदर अब तो खैर ऐसा नहीं होता, अब ऑलमोस्ट हर किसी के पास ही अपडेटेड ब्राउज़र्स होते हैं, लेकिन जब हम लोग काम करते थे तो उसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती थी कि उस टाइम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह इस तरह की भी चीज़ें चलती थी, अब तो ऑलमोस्ट सभी कुछ डेड हो गया ना। तो उस टाइम पे फिर हमें ये कहा जाता था कि भाई आपको आपकी जो प्रोजेक्ट है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी चलना चाहिए। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर ECMAScript 6 को सपोर्ट ही नहीं करता था, ठीक है, वहाँ पे ECMAScript 5 ही चलती थी। तो इस वजह से हमें जो है अगर टाइप स्क्रिप्ट पे हम जब भी काम कर रहे होते तो हमें उसको ECMAScript 5 ही रखना पड़ता था, ठीक है। अब जो है वो क्या कहते हैं, वाली रिस्ट्रिक्शन इस तरह की नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट आपको पता होता है कि क्या कहते हैं कि अब जितने भी आपके पास ब्राउज़र हैं तकरीबन सारे ही, हर कोई ही क्रोम या फायरफॉक्स यूज़ करता है, तो तकरीबन हर जगह पे ही अपडेटेड ब्राउज़र्स होते हैं जो कि ECMAScript का सबसे लेटेस्ट वर्जन सपोर्ट कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ये वाले फ़िक्र करने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि हम जब यूज़ करते थे तो उस टाइम पे अगर हम कोई ऐसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते थे जिसके अंदर हमें लार्ज ऑडियंस को टारगेट करना होता तो हम ES5 के ऊपर जाते थे, और अगर हमें कभी पता हो कि हमारी ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ सिलेक्टेड यूज़र्स के लिए है, लाइक अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनवा रही है और वो कंपनी, उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को सबको अपडेटेड सिस्टम्स दिए हुए हैं, ठीक है, और सबके पास अपडेटेड ब्राउज़र्स वगैरह हैं, यानी कि हमें पता है कि ये जो एप्लीकेशन हमारी चलेगी ये अपडेटेड ब्राउज़र्स के ऊपर ही चलेगी, तो उस टाइम पे फिर हम ES6 के ऊपर जाते थे। नहीं भाई, क्लियर हुआ ये? तो ये टारगेट है, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको लेटेस्ट, अब के हिसाब से आप इसको लेटेस्ट उसके ऊपर ही रखो, मतलब ES के ऊपर रखो, लेटेस्ट ECMAScript जो भी है आपकी 2015 या 16, मतलब ES6 के ऊपर ही रखो, इसलिए कि जब आप टाइप स्क्रिप्ट पे काम करते हो तो बहुत सी चीज़ें लाइक ECMAScript 6 वाली आप यूज़ करोगे, अगर आप उसको ECMAScript 5 के वर्जन के ऊपर कंपाइल कर रहे हो तो बहुत सी चीज़ें ECMAScript 6 वाली ECMAScript 5 में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट जब कंपाइल उसको करेगी तो वो कोई ना कोई वर्क अराउंड लगाएगी, ठीक है। लाइक क्लासेस हैं, ठीक है, क्लासेस ECMAScript 6 में होती हैं, 5 में नहीं होती। तो जब भी आप टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लास बना रहे होगे और ECMAScript 5 अगर आपने रखी हुई है तो कंपाइल होने के बाद वो क्या बन जाएगी, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बन जाएंगे वो सारे, ठीक है। क्लासेस का जो नेमुल बदल है ECMAScript 5 के अंदर वो क्या होता था, कंस्ट्रक्टर्स होते थे ना, पता है ना आपको, ठीक है। तो वो सारे कंस्ट्रक्टर्स बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मैप का फंक्शन है, सेट का फंक्शन है, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये सारे ये जो है, या फिर
डिस्ट्रक्चरिंग एरर की यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी ECMAScript 5 के अंदर नहीं है, वो फिर क्या होगा, वो वहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट उसका कोई ना कोई वर्क अराउंड वहाँ पे लगाएगी। उससे फिर क्या होगा, आपका लाइंस ऑफ कोड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसका अभी टारगेट जो है उसका वो ES6 ही रखा हुआ है, ठीक है, तो फिर उसको वो कोई उसका वर्क अराउंड नहीं ढूंढना पड़ेगा, और आपकी एक्चुअल लाइंस ऑफ कोड जो जावास्क्रिप्ट पे कंपाइल होने के बाद बनेंगी वो कम बनेंगी। सही है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास लाइब्रेरी का ऑप्शन है। बेसिकली लिब क्या कर रहा होता है, ये आपको बता रहा होता है कि आपका अभी करंट एनवायरनमेंट जिसके ऊपर भी आप कोड करने जा रहे हो वो क्या है, ठीक है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो मल्टीपल एनवायरनमेंट्स में चल सकती है, ठीक है। सबसे पहला एनवायरनमेंट जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो है ब्राउज़र, ठीक है, वही डिफ़ॉल्ट होता है। ब्राउज़र का जो एनवायरनमेंट है उसमें आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लाइक उसमें डॉम मिलेगा आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखा ना आपने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ये सारी चीज़ें अगर आप में से किसी ने नोड जेएस पे काम किया तो उसको पता होगा नोड जेएस पे ये चीज़ें नहीं चलती, ठीक है। नोड जेएस पे डॉम अवेलेबल नहीं होता आपके पास, है ना। अगर आप नोड जेएस पे जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो फिर वहाँ पे आपको डॉम अवेलेबल नहीं होगा, वहाँ पे फिर आपका इन्वायरमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ आप यहाँ पे बताना चाह रहे हो टाइप स्क्रिप्ट को कि भाई ये चीज़ सपोर्ट करो, ये चीज़ ना करो, तो उस वो सारी चीज़ें फिर आप लाइब्रेरी के थ्रू करते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्राउज़र को ही सपोर्ट कर रहा होता है, तो इसलिए इसको अभी रहने देते हैं। JSX जो है ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड, सॉरी रिएक्ट से रिलेटेड होती है, तो अभी फ़िलहाल इसको भी रहने देते हैं। फिर हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल ये सारी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। JSX फैक्ट्री हमारे हैं मॉड्यूल्स के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। मॉड्यूल्स के अंदर ये वाली चीज़ है, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के, क्योंकि अभी जो है वो शायद आपको इतनी बेहतर तरीके से समझ में ना आए, हम आगे चल के उसको देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हमारे लिए आ रही है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना अगर आप देखना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी सी ना कॉमेंट के अंदर डेफिनेशन भी मिलेंगी कि कौन सी चीज़ यहाँ पर क्या कर रही है, ठीक है। तो अभी जो हमारे लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे रूट डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा, रूट डायरेक्टरी जो है इसके थ्रू हम क्या करेंगे, रूट डायरेक्टरी में हम बता रहे होते हैं कि भाई आपने जो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं वो कहाँ पे जाके देखना है, यानी आपकी सोर्स फाइल्स जो हैं वो कौन सी हैं। बात समझ में आई, जो हम अभी मैंने आपको कहा था ना कि अभी हमें बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा इंक्लूड का, तो वो जो बेहतर ऑप्शन है वो यही है, ठीक है। यहाँ पे हम इस रूट डायरेक्टरी को करेंगे ओपन, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ./src, ठीक है, क्योंकि अब हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो कहाँ पे होंगी, src के अंदर होंगी, ठीक है। अच्छा, और इसी के साथ फिर हमारे पास पाथ्स हैं, टाइप रूट्स हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। आगे चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की सपोर्ट, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की सपोर्ट क्या है यहाँ पे, बहुत कभी कभार ये एक एडिशनल ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप चाहो तो आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स को भी चेक करवा सकते हो टाइप स्क्रिप्ट के ज़रिए कि आपने ठीक जावास्क्रिप्ट लिखी या नहीं लिखी। तो बेसिकली जब आप इसको अलाउ कर दोगे तो ये क्या होगा, ये आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स को भी चेक करेगा, अगर वहाँ पे भी अगर आपने कोई प्रॉब्लम की हुई है तो वहाँ पे भी फिर आपको बताएगा कि यार ये काम इस तरीके से नहीं, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको रहने देते हैं, अभी हमारे काम की चीज़ ये नहीं है। फिर हम आ रहे हैं इमेट के ऊपर, ठीक है। इमेट के ऊपर हमारे पास एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सोर्स मैप और आउट डायरेक्टरी, ठीक है। आउट डायरेक्टरी क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिर्फ यहीं पे ही बना दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि भाई सोर्स है, सोर्स src है, src के अंदर मेरे पास app.ts की फ़ाइल है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट भी यहीं पे आ जाएं। पता है क्यों, क्योंकि सब कचरा हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए जो कंपाइल्ड मेरी जो जावास्क्रिप्ट होगी उसको मैं अलग डायरेक्टरी में स्टोर करवाऊँगा, और जो अपनी टाइप स्क्रिप्ट है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ मैं एक अलग फोल्डर में काम करूँगा। तो आउट डायरेक्टरी में मैं क्या बता सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊँगा कि भाई मेरे पास एक डिस्ट का फोल्डर है, ये कन्वेंशन है, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ src डिस्ट, इसी तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से ही काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मैं इसको एक डिस्ट का फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जब भी मेरी फाइल्स कंपाइल हों तो वो कहाँ पे जाएं, डिस्ट के फोल्डर के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है सोर्स मैप, इसको सिर्फ हम ऐसे ही ट्रू कर देते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है अभी बताता हूँ। मैं आ रहा हूँ वापस टर्मिनल के ऊपर, न्यू टर्मिनल पे आ जाते हैं हम CMD में। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली TSC लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो डिस्ट है देखो इसके अंदर app.js आ गई,
ठीक है, मैंने अब फाइल का नाम भी नहीं बताया। ठीक है, इसने फाइल का नाम खुद देखा कि फ़ाइल का नाम क्या होना चाहिए, ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐप डॉट टी एस है, ऐप डॉट टी एस से ही इसने क्या किया, ऐप डॉट जे एस बना दी। खुद ही देखा मेरे पास एस आर सी के अंदर अब मेरी जितनी भी फाइल्स होंगी ये सारी खुद ही रीड करेगा, खुद ही कंपाइल करेगा और कहाँ रखेगा उसको, डिस्क के अंदर। ठीक है, अच्छा ये जो हमारी पास आ गई ऐप डॉट जे एस की फ़ाइल जो कि टी एस से इसने बनाई है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास एक और फाइल है जो कि मैप फाइल है। ये मैप फाइल किस वजह से बनी है, हमारे सोर्स मैप ट्रू करने की वजह से बनी है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ अपनी ऐप डॉट टी एस फाइल के अंदर और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ हम बना लेते हैं एक फंक्शन लॉग के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। और हमारे पास एक बटन बना हुआ है ना HTML में, इस बटन के क्लिक के ऊपर मैं चाह रहा हूँ अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस बटन की क्लिक के ऊपर मैं इस बटन के ऊपर ऐड कर सकता हूँ ना एक कोई भी इवेंट लिस्नर। बटन क्या होता है इसका, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। अच्छा, इसने क्वेश्चन मार्क खुद से ही लगा दिया, मैं इसको हटा रहा हूँ अभी ताकि ये मुझे एरर दे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसने क्यों लगाया था पता है, क्योंकि पॉसिबली नल हो सकता है। ठीक है, ऑप्शनल उसको बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ कि भाई मैंने कंफर्म कर लिया ये चीज़ अवेलेबल है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो बटन डॉट ऐड इवेंट सिस्टर और कौन सा इवेंट लगाना हमने, क्लिक का। और फिर मैं यहाँ पे क्या देना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो मेरा फंक्शन है लॉग। ठीक है, मैं पास कर सकता हूँ ना इसको, ऐसे चलेगा ना, मसला तो नहीं होगा। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, पहले तो कर लेते हैं इसको कंपाइल। ठीक है, हमारे पास ऐप डॉट जी एस के अंदर, ठीक है भाई, फंक्शन आ गया, सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, और ये बता रहा है यहाँ पे सोर्स मैपिंग यू आर एल ऐप डॉट जे एस डॉट मैप। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जब हम इस एच टी एम एल जो हमारी फ़ाइल है इसको हम रन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं, मैंने यहाँ पे डिस्ट के अंदर ऐप डॉट जे एस के अंदर वो, अब ऐप डॉट जे एस डिस्ट में बन रही है ना, वो रूट पे तो नहीं बन रही, तो इस वजह से वो नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये क्लिक हो गया। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे पहले डॉट जे एस लिखा हुआ आता था, देखा था किसी ने। अब ये क्या बता रहा है मुझे कि ये लॉग कहाँ से हो रहा है, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे इसने फ़ाइल कौन सी ओपन की हुई है, टाइप स्क्रिप्ट, जे एस फाइल नहीं। चल बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही रही है ब्राउज़र के अंदर, लेकिन ये शो क्या कर रहा है, ये शो टाइप स्क्रिप्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये इस टाइप स्क्रिप्ट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि बेसिकली हमने मैपिंग करवा दी है जो जावास्क्रिप्ट हमारी कंपाइल्ड थी उसकी अपनी टाइप स्क्रिप्ट फाइल के साथ। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि अब मैं डिबगिंग कर सकता हूँ टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ही रहते हुए। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाया और यहाँ पे क्लिक किया, देखो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर ही मेरे पास यहाँ पे रुक भी रहा है। ठीक है, डिबगिंग करनी हो सकती है ना आपको, हो सकती है ना। ठीक है, तो इस ये चीज़ जो है ये फिर मुझे बहुत फ़ायदा देगी। ठीक है, अभी यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि यार सर एक ही बात थी, टाइप स्क्रिप्ट में कर लेते, जावास्क्रिप्ट में कर लेते, कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं आता। लेकिन जब आपके पास बहुत बड़ी टाइप स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है, और वो ख़ास तौर पे अगर आपके पास कोई टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो ECMAScript 5 के अंदर कंपाइल हो रही है, तो वो पूरी खिचड़ी पक जाती है वहाँ पे। ठीक है, फिर आपको अपना ही कोड लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा होता है कंपाइल हुआ हुआ कि ये क्या हुआ हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर डिबगिंग बहुत मसला हो जाता है। आप सोचते हो कि यार जो फाइल मैंने जिस पे मैंने काम किया था वहीं पे अगर मैं डिबगिंग करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो सोर्स से क्या होता है, सोर्स मैप से ये आपकी फ़ाइल्स को मैप करवा देता है। ठीक है, यानी ब्राउज़र को बताता है कि भाई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल चल रही है लेकिन आपने डिबगिंग जो है वो इस फाइल के थ्रू करवा दी है।
ठीक है। तो वो जो मैप फाइल जो क्रिएट हुई थी वो इसी वजह से हुई थी। यहाँ पे भी जो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट फाइल है ये बता रहा है कि भाई app.js.map की फ़ाइल एक बनी हुई है, वो इसकी मैपिंग है। सही है। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जब हम app.js खोल लेते थे, हमारी app.ts में मसला आने लगता था, है ना। मैंने कहा था कि जब हम प्रॉपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो वो वाले मसले जो है हमारे पास चले जाएंगे। देखो अब इस तरह का कोई इशू नहीं आ रहा। याद है यहाँ पे कांस्टेंट में हमारे पास एरर आ रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास अच्छा टाइप चेकिंग है। टाइप चेकिंग को हम हमेशा स्ट्रिक्ट ट्रू के ऊपर रखते हैं। जब आप स्ट्रिक्ट ट्रू रखते हो तो स्ट्रिक्ट ट्रू का मतलब है कि इसके नीचे जितने भी ऑप्शन है ना, ये सारे के सारे क्या हो गए, ट्रू। ठीक है, यानी इन सारों को ऑन ऑन करो या फिर सिर्फ एक स्ट्रिक्ट ट्रू लगा दो, इसका मतलब ये है कि एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे अभी ऑन है। तो इसमें क्या क्या है, नो इम्प्लिसिट एनी। नो इम्प्लिसिट एनी का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी फंक्शन के ऊपर, पहले हम फंक्शन में कोई पैरामीटर पास करवा रहे थे ना, यहाँ पे चलो एक काम करते हैं कि इस फंक्शन को, इसमें से ये इवेंट लिस्टनर हटाते हैं, इस फंक्शन को हम कॉल करवाते हैं और इसमें कोई डेटा पास करवाते हैं। ठीक है, डेटा है हमारा फॉर एग्जांपल हेलो। ठीक है, देखो ये एरर दे रहा है। ठीक है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इस डेटा की टाइप एनी है। पहले क्या देता था, पहले हमने जब देखा था क्या क्या हो रहा था, वार्निंग आ रही थी, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा था। ठीक है, पहले क्या आ रहा था, पहले देखा था ना हमने लास्ट क्लास के अंदर, पहले यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर जब भी कोई टाइप एनी जारी होती थी वो वार्निंग दे रहा होता था। अब एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये वाली जो हमारी नो इम्प्लिसिट एनी है ये ट्रू है। इसका मतलब ये है कि अब ये स्ट्रिक्टली चेकिंग होगी, कहीं पे भी आप उसको एनी ना रखो। सही है भाई, तो ये इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, यहाँ पे इसको फॉल्स कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा, देखो वार्निंग हो गई है वो दोबारा। ठीक है, तो ये वहाँ से आ रहा है। तो बाकी भी इसी तरीके से समझा देता हूँ। स्ट्रिक्ट नल चेक्स, नल चेक का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मैंने ये वाला लगाया था ना, ठीक है, तो ये एरर दे रहा था यहाँ पे, ये नल चेक की वजह से आ रहा था। फिर स्ट्रिक्ट फंक्शन टाइप्स हैं हमारे पास कि अगर कोई भी फंक्शन है हमारा, उसकी जो मेरे ख्याल से रिटर्न टाइप होती है उसको लेके होगा। ठीक है, फिर हमारे पास बाइंड कॉल है। फंक्शन के ऊपर आप आपने अक्सर देखा होगा फंक्शन के नाम के आगे आप डॉट बाइंड लगा के उसको कॉल कर रहे हो, तो उसमें दिस पास करते हो। देखा है आपने डॉट बाइंड फंक्शन को कॉल लगा के करते हैं, देखा है। नहीं देखा तो आज घर पे जाके देखना। फंक्शन को अगर आप कहीं से कॉल करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पुराना वाला तरीका था ऐड इवेंट लिस्टनर वाला, और यहाँ पे मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है पूरा का पूरा मैंने ऐड इवेंट लिस्टनर को पास कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से ये डेटा कैसे पास कराऊंगा, इस लॉग को, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे पूरा लॉग कर दिया और मैं यहाँ पे कॉल तो करवाना नहीं चाह रहा, मैं तो फंक्शन पास करना चाह रहा हूँ, है ना। कॉल कर दूंगा तो रिटर्न जाएगी फंक्शन की, और रिटर्न तो वो कुछ कर भी नहीं रहा है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिर लगाऊंगा बाइंड। ठीक है, कि जब भी ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो उसको पैरामीटर्स मेरे मर्ज़ी के जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले वाला जो टाइप है वो उसमें हम दिस देते हैं, तो दिस हम यहाँ पे पास नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पे दे देंगे नल। और सेकंड वाला जो हमारा पैरामीटर होगा वो ये इसका फर्स्ट पैरामीटर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेटा के अंदर मैं कुछ भी स्ट्रिंग अगर पास करना चाह रहा हूँ तो मैं वो यहाँ पे हेलो इसको देता हूँ, तो ये हेलो है, ये कहाँ पे जाएगा, इस डेटा के अंदर। क्लिक, अगर आगे मैं यहाँ पे प्लस लगा के डेटा लगा देता हूँ, तो इसके क्लिक के ऊपर इसको यहाँ पे आना चाहिए। मैंने TSC नहीं चलाया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप बाइंड करवा सकते हो। तो ये जो बाइंड है ये बेसिकली ये स्ट्रिक्ट बाइंड कॉल अप्लाई जो है ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि भाई यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने उसकी डेटा की जो टाइप है वो रखी थी स्ट्रिंग, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको पास कर दूँ 5 तो ये एरर देना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर मैंने उसको वहाँ पे फॉल्स रखा हुआ होता तो ये एरर नहीं देता। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर है स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको वहीं पे इनिशियलाइज होना चाहिए। ये हमारी क्या कहते हैं उससे रिलेटेड है, क्या कहते हैं
जो हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है। फिर नो इम्प्लिसिट दिस है, और ऑलवेज स्ट्रिक्ट है हमारे पास। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, आप यहाँ पे अगर चाहो तो इसी तरीके से देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा हमेशा इसको स्ट्रिक्ट टू रख दो, ठीक है, तो ये आपको सबसे बेहतरीन तरीके पे काम करवाएगा, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से तो कोई किसी एक चीज़ को भी यहाँ पे फॉल्स करना जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, आपने सबको ट्रू ही रखना है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास और कोई ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमने कर ली है, समझ में आ गई है भाई। क्लासेस, अच्छा, वैसे मेरे ख़्याल से तो आप लोग तमाम लोग जो है वो ECMAScript 6 पढ़ के आओ ना, यहाँ पे सबने पढ़ी हुई है ना। तो क्लासेस का आइडिया तो ऑलरेडी है कि क्लासेस क्या होती हैं सबको, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास जो हमारे जो ऊप्स होते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर काम करना, ठीक है। लाइक अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करने को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और क्लासेस क्या है, इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का एक सिंप्लीफाइड वे, ठीक है, एक सिंपल सा तरीका इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। सही है भाई, बात समझ में आई, बात समझ में आई। अच्छा, अब ये जो हमारे पास क्लासेस हैं, इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है, वो है ब्लूप्रिंट। क्या होती है? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किस चीज़ के लिए? ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करवाना है तो आप उसकी एक ब्लूप्रिंट बता दें, एक डिफ़ाइन कर दें कि भाई मुझे जो है वो अपना ऑब्जेक्ट इस तरीके का चाहिए, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और ये मेथड्स होने चाहिए। तो उन्हीं की बिहाफ के ऊपर आपको वो ऑब्जेक्ट बन के मिल जाएगा जो भी आपने क्लासेस के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है। सही है। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्या कहते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पंखा है, इस पंखे की पंखड़ियाँ बनानी है, तो ये प्लास्टिक से की है ना, ठीक है, लेकिन सेम इसी शेप की बनानी है, आगे पीछे नहीं करनी। तो अगर मैं मैन्युअली हाथ से बनाता हूँ तो मैं कभी भी एक जैसी नहीं बना सकता, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको बनाने के लिए अगर एक डाई बना ली है, ठीक है, और वो डाई अगर मुझे ये पंखड़ियाँ बना के दे रही है, ठीक है, तो वो हमेशा एक जैसी ही बनाएगी जिस तरह की वो डाई होगी, ठीक है। तो वो जो क्लासेस हैं यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए डाई का काम करती हैं। जैसे अगर आप एक बार डाई बना लो, फिर आपका हर ऑब्जेक्ट उसी तरह का बन के निकलेगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम आ रहे हैं, अब एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे एक क्लास क्रिएट करके देते हैं। हम अभी क्लासेस के लिए जो एग्जांपल फॉलो करेंगे वो स्टूडेंट्स की करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्लास क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास का कीवर्ड आगे अगर मैंने स्टूडेंट की क्लास क्रिएट करनी है तो क्या करूँगा, स्टूडेंट का एस कैपिटल रखूँगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिशन है। और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये मेरी स्टूडेंट की एक क्लास टाइपस्क्रिप्ट में मेरे पास क्रिएट हो गई, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होती है हमारे पास। अब फ़र्क जो आएगा वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के अंदर तो सिंपली आप कंस्ट्रक्टर रखो, कंस्ट्रक्टर के अंदर से पैरामीटर्स ले लो और दिस डॉट करके बना लो, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट क्या कहता है, टाइपस्क्रिप्ट ये कहता है कि आपको पहले से अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफ़ाइन होनी चाहिए। पहले बजाय इसके कि आप पहले ही उनको अचानक से सेव कराना शुरू कर दो, आप पहले से उसको डिफ़ाइन करो कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी और उसकी क्या टाइप होगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट है और स्टूडेंट के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि नेम की प्रॉपर्टी हो, ठीक है, तो मैं पहले बताऊँगा कि भाई मुझे नेम की प्रॉपर्टी चाहिए और इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक रोल नंबर की प्रॉपर्टी भी मुझे चाहिए, ठीक है, और इसकी टाइप क्या होगी, नंबर, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब बनाऊँगा कंस्ट्रक्टर अपना। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है जिसके अंदर से आप वैल्यूज़ लेते हो और फिर असाइन करते हो अपनी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या रखना है, फॉर एग्जांपल मैंने n के नाम से एक ले लिया, ठीक है। इसमें क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग, क्योंकि इसको मैं क्या करवाऊँगा, नेम में स्टोर करवाऊँगा।
दिस डॉट नेम इक्वल्स टू एन। अच्छा, यहाँ पे मैंने दिस क्यों लगाया पता है ना, क्योंकि ये फंक्शन की जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो है नेम, उसके अंदर ये स्टोर होगा, ठीक है। इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे इसको नेम लगाया। जब हम बाहर यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे हम सिर्फ उसको बता रहे थे कि भाई हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी होगी और उसकी ये टाइप होगी। अच्छा, उसके साथ साथ अब यहाँ पे हम जब भी हम किसी मेथड के अंदर काम कर रहे होंगे, हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दिस डॉट करके, ठीक है। दिस डॉट, मेरे पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, रोल नंबर को मैं लेता हूँ आर के नाम से, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर। तो मैं यहाँ पे बता दूँ दिस डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू आर, ठीक है भाई। ये बन गई हमारी क्लास। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं स्टूडेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा, कांस्टेंट स्टूडेंट वन इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट को दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी, नेम और रोल नंबर। नेम में मैं क्या दे देता हूँ, नादिर, ठीक है, और नादिर का रोल नंबर है 1007, ठीक है भाई। अब अगर मैं देख चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि स्टूडेंट वन के अंदर मेरे पास क्या रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आप TSC डैश डैश वॉच ये भी चला सकते हो। डैश डैश वॉच से क्या होगा, ये कंटिन्यूसली आपकी चेंजेस को टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स के अंदर वॉच करता रहेगा। जैसे ही आप कोई चेंज करते हो वैसे ही उसको कर देगा। चाहो तो आप डैश डैश वॉच दे दो, चाहो तो आप इसकी शॉर्ट है डैश वॉच, सिंगल डैश और फिर W, ठीक है, ऐसे भी पास कर सकते हो। अब ये वॉच मोड के ऊपर ही रहेगा। जब जैसे जैसे आपके पास चेंजेस आती जाएंगी ये उस पर ख़ुद ही उसको कंपाइल करता जाएगा, ठीक है। बस आपने ये वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको कंट्रोल C दबा के क्लोज़ नहीं करना इसको, सही है भाई। यहाँ पे मेरे पास आ गया एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस है कि ये कौन सी क्लास से ये ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे रोल नंबर और नेम उसका। क्लियर है भाई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि इस स्टूडेंट के पास इसकी स्किल्स भी हों, यानी हर स्टूडेंट के पास मैं चेक कर सकूँ, एक रिकॉर्ड अपने पास रख सकूँ कि इसके पास स्किल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो मैं स्किल्स की प्रॉपर्टी भी बना सकता हूँ एक, स्किल्स, ठीक है। स्किल्स में क्या होना चाहिए, टाइप क्या होनी चाहिए स्किल्स की, सही है भाई। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे स्किल्स मेरे पास हैं, मेरे पास मुझे एक मेथड भी चाहिए कि जिसके थ्रू मैं किसी भी स्टूडेंट की स्किल ऐड भी कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ इसको भाई, ऐड स्किल। ये क्या है मेरे पास, ये ऐड स्किल क्या है, मेथड, ठीक है। इससे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा भाई दिस डॉट स्किल्स डॉट पुश, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ एक पैरामीटर इसका, ठीक है, स्किल के नाम से, और ये क्या होने चाहिए, एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, और इस स्किल को इसमें पुश करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई इसका कोई इनिशियलाइज़र नहीं है, और इसका इनिशियलाइज़र हमने कंस्ट्रक्टर में भी नहीं रखा, तो इसको इनिशियलाइज यहीं पे ही करवाना हमें पड़ेगा, ठीक है, एम्प्टी एरे से, सही है भाई, समझ में आया। तो ये चीज़ ये कह रहा था कि भाई आप इसको या तो यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर लो, कोई भी अपनी आप जो भी की बना रहे हो उसको, या फिर उसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज़ करो, कहीं ना कहीं उसको इनिशियलाइज़ करवाना ज़रूरी है उसमें, यानी वैल्यू सेट करवाना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे इसको बताया कि भाई ऐड स्किल का जब भी मेथड कोई चलेगा तो उससे क्या होगा, दिस डॉट स्किल्स डॉट पुश, उसमें स्किल उसकी ऐड हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं चाहूँ तो मैं स्टूडेंट वन के अंदर यानी नादिर में अगर चेक करूँ तो मेरे पास स्किल्स इसकी अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट वन जो मेरा है इसके अंदर जाके मैं ऐड स्किल का फंक्शन चला सकता हूँ, ठीक है, और इसकी स्किल में मैं ऐड कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है।
सही है भाई, इसकी स्किल्स के अंदर जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। और इसी तरीके, अच्छा अब मेरे पास एक प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, जो कि आमतौर पे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आती है, लेकिन हम उसको जाने देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये आएगी कि जो स्टूडेंट 1 है इसकी स्किल्स जो है अभी हमारे पास सामने विजिबल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आता है बंदा, वो कहता है भाई स्टूडेंट 1 डॉट स्किल्स इक्वल्स टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर देता है उसको, ठीक है। मैंने स्किल्स सेव करवाई थी उसमें, और वो सारी की सारी क्या होगा, चली गई, ठीक है। या फिर वो आता है और वो यहाँ पे कह देता है कि स्किल्स नंबर 2 इक्वल्स टू TS टाइपस्क्रिप्ट। अब पता है क्या होगा एरे का हशर, पहला जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और दूसरा एम्प्टी, और तीसरा टाइपस्क्रिप्ट। अब मैं तो इस तरह का बिहेवियर नहीं चाह रहा था, ठीक है, कि कोई भी आए और एरे में घुस के कहीं पे भी चेंजेस कर दे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने एक प्रॉपर तरीका बनाया है, एक प्रॉपर फंक्शन बनाया है ऐड स्किल का, आप उसको यूज़ करो, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, मैं ये जो स्किल्स वाली जो प्रॉपर्टी है इसको क्या कर दूँगा, प्राइवेट, ठीक है, ताकि ये जो है हमारे पास स्किल्स, ये डायरेक्टली इसको कोई छेड़छाड़ इसके साथ ना कर सके। अब आप बोलोगे कि सर आपने ठीक है ये कर तो दिया है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे आते हैं और रीलोड करते हैं इसको, तो हमारे पास जो, अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर तो वो चीज़ है, ठीक है, लेकिन आप फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि सर मुझे स्किल्स के एरे की नीड है, लॉग करवाना है उसको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इसको कंसोल डॉट लॉग करवा दूँ यहाँ पे स्किल्स को, स्टूडेंट की स्किल्स को, या मुझे उसके ऊपर एक फॉर लूप चलाना है, हो सकता है ना। तो तब मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट 1 डॉट स्किल्स, अब ये क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि भाई स्किल्स जो है वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप उसको ऐसे बाहर उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए मैं क्या वर्क करूँगा, या तो मैं ये करूँगा कि उसके लिए गेटर बना दूँ, ठीक है, गेटर भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, या तो फिर मैं एक फंक्शन बना दूँ जो कि रिटर्न कर रहा हो यहीं से स्किल्स को, ठीक है। मैं यहाँ पे गेट स्किल्स के नाम से एक फंक्शन बना सकता हूँ, जो कि रिटर्न करेगा दिस डॉट स्किल्स, ठीक है। तो ये जो स्किल्स हैं इसकी जगह पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट गेट स्किल्स को कॉल करूँगा, ये आ गई जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इसकी स्किल्स का। क्लियर है भाई। अच्छा अब मेरा आप लोगों से सवाल है, मुझे बताओ कि अगर वो चीज़ एक्सेसिबल है ही नहीं, तो स्टूडेंट के अंदर में जब मैंने पूरे स्टूडेंट को लॉग करवाया और उसको लॉग करवाने के बाद जब मैं देख रहा हूँ तो स्किल्स यहाँ पे क्यों आ रही है। अभी मैंने जब स्किल्स को लॉग करवाने की कोशिश की थी वहाँ पे एरर दे रहा था ना, लेकिन यहाँ पे तो स्किल्स दिखा रहे हैं, अगर मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लॉग करवा दिया तो स्किल्स तो यहाँ पे शो हो रही हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये तो जावास्क्रिप्ट का कंपाइल्ड वर्जन है। अब तो जावास्क्रिप्ट पे आ गया ना, जावास्क्रिप्ट पे आने के बाद तो अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, ठीक है। अब तो प्राइवेट हट गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर तो प्राइवेट चलता ही नहीं है, सही है। लेकिन जब हम अपने कोड एडिटर में काम कर रहे थे, यहाँ पे क्या चल रही थी, टाइपस्क्रिप्ट, यहाँ पे वो हमें जो है ना एरर दे रहा था, ठीक है, यानी कंपाइल नहीं करने देगा। अगर आपने कोड के अंदर कोई काम करके किया है ना इस तरीके से, तो वो आपको कंपाइल नहीं करने देगा, वहीं पे एरर देगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिंपली पूरा का वो लॉग करवा लिया है तो वो जावास्क्रिप्ट में चला गया, जावास्क्रिप्ट से जब वो लॉग होगा तो उसको सारी चीज़ें उसको मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं आपको चाहूँ तो मैं यहाँ पे आपको टाइप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी दिखा सकता हूँ। अब देखो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर दिस डॉट स्किल्स कैसे बना हुआ है, कोई प्राइवेट है यहाँ पे, बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ है जैसे दिस डॉट नेम और दिस डॉट रोल नंबर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक वाला कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होता, ठीक है। अच्छा ये फॉर एग्जांपल ये जो मेरी ये वाली स्किल्स जो है, अगर ये मेरी प्राइवेट की है तो ये वाली की कौन सी की है, पब्लिक। मैंने यहाँ पे फिर पब्लिक लिखा क्यों नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो पब्लिक, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब वो
ऑलरेडी पब्लिक ही होती है तो आप ना लिखो तो बेहतर है। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास एक तरीका है जो कि टाइपस्क्रिप्ट ने हमें दिया है। अभी हमारे पास पता है क्या हो रहा है, हमें नेम और रोल नंबर की प्रॉपर्टीज़ बनानी थी। ठीक है, हमने पहले क्या किया, पहले यहाँ पर उसको उसकी टाइप बताई। ठीक है, फिर यहाँ कंस्ट्रक्टर में उसको गेट किया, फिर उसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाया। सही है। अब इसका एक शॉर्ट वे भी है, शॉर्ट तरीका भी है जो कि टाइपस्क्रिप्ट ही हमें प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, वो कहता है कि भाई बजाय इसके कि आप ये सारे काम करो, आप यहाँ पे ही आप अपनी प्रॉपर्टी को उससे ले लो। यहाँ पे ये सारे काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो रोल नंबर है वो भी आप यहीं पे ही ले सकते हो। ठीक है, और ये भी यहाँ से हटा सकते हो। बस आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि आपको एक्सेस मॉडिफायर देना पड़ेगा, जो भी आपकी की का नाम है उससे पहले, जो भी आपकी प्रॉपर्टी का नाम है उससे पहले। फॉर एग्जांपल नेम है, नेम का एक्सेस मॉडिफायर क्या होना चाहिए, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक की थी ना ये हमारी। ठीक है, और इसी तरीके से रोल नंबर भी हमारी कौन सी की थी, पब्लिक। तो वो कह रहा है या पब्लिक प्राइवेट बता दो बस, और ये शॉर्ट हैंड मेथड है, यहीं पे मैं आपकी जो है ना वैल्यू भी ले भी लूँगा, उसको इनिशियलाइज भी कर दूंगा, और टाइप तो ऑलरेडी हम यहाँ पे बता ही रहे थे ना। ठीक है, तो टाइप भी आ गई उसकी, सारी चीज़ें यहीं पे आ गई। तो अब हमें अलग से उसको इनिशियलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक शॉर्ट हैंड है। बात समझ में आई। अब हम चाहें तो अब भी हमारा काम बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड इनिशियलाइजेशन। अब हमारे पास आ रही है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है, क्लासेस के अंदर आप एक क्लास की आपने बनाई। ठीक है, उस क्लास के अंदर आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की, कुछ मेथड्स डिफ़ाइन किए। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि उसी क्लास की बेस पे एक और क्लास बना लो जिसमें पुरानी वाली क्लास की भी सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स आ जाएं, और साथ में आप एडिशनल कुछ और काम भी कर सको। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट की एग्जांपल है, ये वाला जो स्टूडेंट है हमारे पास, समझ लो कि ये एक नॉर्मल स्टूडेंट है आप लोगों की तरह। ठीक है, सही है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल सैलानी में और भी स्टूडेंट होते हैं हमारे पास, हो सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स तो हैं यहाँ के, लेकिन साथ साथ वॉलंटियर भी हैं सैलानी के, हो सकते हैं ना। बात समझ में आ रही है। यानी उनमें उनकी स्टूडेंट्स वाली तो सारी क्वालिटीज़ उनकी हैं, लेकिन उनके एडिशनल कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो कि सिर्फ वॉलंटियर्स की होती हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और क्लास बना सकते हैं जो कि हमारे वॉलंटियर स्टूडेंट्स होंगे, और ताकि उसमें स्टूडेंट्स वाले भी सारे काम आ जाएं, और एडिशनल जो हम उनको चीज़ें देना चाह रहे हैं वो भी हम दे दें। सही है भाई। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमने क्लास बनाई थी, इसी क्लास के नीचे एक और क्लास बनाते हैं, क्लास इसको कर देते हैं वी स्टूडेंट। ठीक है, यानी वॉलंटियर स्टूडेंट, और एक्सटेंड्स स्टूडेंट। सही है भाई, कोई मसला है यहाँ तक। अब क्या होगा, अब हमें कोई भी वॉलंटियर अगर स्टूडेंट बनाना है तो फिर हम कैसे बनाएंगे, वी स्टूडेंट से बनाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट वाली जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी कहाँ आ जाएंगी, वी स्टूडेंट के पास भी आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं उस पर करवा रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ तो लाजमी करनी पड़ेगी कि जो उसके पेरेंट है, देखो जब भी हम किसी क्लास को इनहेरिट करवाते हैं किसी और क्लास से, ठीक है, तो जिसको आप इनहेरिट करवा रहे हो, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, पेरेंट। और जिससे इनहेरिट जिसको आप इनहेरिट करवा रहे हो वो चाइल्ड बनेगा, और जिससे इनहेरिट करवा रहे हो वो पेरेंट बनेगा। ठीक है, तो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बन जाता है क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो जब भी आप जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक्सटेंड्स का कीवर्ड लगा रहे हो, आपको यहाँ पे पता करना है कि पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, तो हमेशा याद रखना एक्सटेंड से पहले जो नाम आएगा वो क्या होगा, और एक्सटेंड्स के बाद पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने जब भी आप एक्सटेंड करवाते हो तो आपको अपने पेरेंट को वो तमाम डेटा पास करना पड़ता है जो कि इनिशियलाइज़ के वक्त रिक्वायर्ड है, यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो डेटा रिक्वायर्ड है वो आपको इसको देना पड़ेगा लाजमी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं यही वाला डेटा मुझे चाहिए उस वक्त जब वी स्टूडेंट बन रहा हो।
तो मैं वो कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसके कंस्ट्रक्टर में रख देता हूँ, ठीक है। और ये सारा का सारा डेटा जो है वो कहाँ चला जाएगा, अगर मैंने वहाँ पे पास करवाना है तो सुपर में चला जाएगा, ठीक है। सुपर में मैं क्या क्या रख दूंगा, दिस डॉट नेम। अच्छा ये चीज़ जो है, अब क्योंकि मैंने मॉडिफायर मेरा वो बना रहा है, तो मैं यहाँ से अब मॉडिफायर जो है उनको हटा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली दिस डॉट की भी बजाय सिर्फ पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू पास करूँगा, ठीक है, नेम और रोल नंबर। ठीक है, अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास वॉलंटियर स्टूडेंट था, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक और प्रॉपर्टी हो, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या हो मेरे पास, क्या हो सकती है कि अच्छा मैं हर स्टूडेंट के हर वॉलंटियर के अंदर ये फील्ड एक रखना चाह रहा हूँ कि मतलब एक एरे होगा कि ये कहाँ कहाँ पे मुझे वॉलंटियर कर सकते हैं, यानी कहाँ कहाँ पे इसकी इस तरह की स्किल्स हैं कि ये मुझे वॉलंटियर कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये एग्ज़ाम्स के अंदर मुझे हेल्प कर सकता है, ठीक है। टेस्ट को चेक करने में मुझे मेरी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अटेंडेंस मार्क करने में मेरी हेल्प कर सकता है। ये सारी फील्ड्स हैं ना, इसमें सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे एक एरे इसके बनाना चाह रहा हूँ कि जिसके अंदर मैं स्टोर करवा दूँ, कि ताकि मैं हर स्टूडेंट के अंदर चेक कर सकूँ कि ये कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में मुझे हेल्प कर सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ऐड की एक मेथड रख सकता हूँ ना, ऐड का मेथड, जो कि इसके अंदर एक वैल्यू को पुश करवाएगा। कर सकते हैं ना। अच्छा ऐड वी स्किल कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। और ये क्या करेगा, ठीक है। अच्छा अब ये जो हमने पहले स्टूडेंट वन बनाया था जो कि हमारा नादिर था, ठीक है, अब हम न्यू स्टूडेंट की जगह क्या कर रहे हैं, न्यू वी स्टूडेंट, ठीक है। बाकी सारे काम देखो इसमें वैसे के वैसे ही चलेंगे, लेकिन अब ये वॉलंटियर स्टूडेंट होगा तो इसके अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी होगी, कौन सी, कैन वॉलंटियर इनकी। ये वी स्टूडेंट हो गया हमारा, ठीक है, और ये कैन। और इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो हमारे पास ऐड ऐड वी स्किल था, ऐड वी स्किल और अटेंडेंस, ठीक है। तो हमारे पास वो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ की आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट वाला जो हमारा है वो सारा का सारा वैसे ही रहा, ठीक है। लेकिन अब उसी के साथ साथ हमने उसमें एडिशनल काम भी करवाए, कैसे, इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए, ठीक है। वी स्किल को अब वो वाले चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब उसमें ऐड स्किल भी चल रहा है क्योंकि वो स्टूडेंट का नॉर्मल बिहेवियर है। और एडिशनल अगर हमने उसको कुछ काम देने, कोई टास्क देने, कोई फंक्शन देने हैं, तो वो भी हम उसको दे सकते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक। अच्छा जिस तरीके से हमारे पास क्या कहते हैं पब्लिक प्राइवेट थी, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और कीवर्ड भी होता है जो कि रीड ओनली का होता है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास इसका रोल नंबर है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो रोल नंबर है इसको चेंज ना कर पाए कोई भी, ठीक है। यानी अगर बाद में देखो रोल नंबर कभी भी किसी स्टूडेंट का चेंज नहीं हो सकता ना, ठीक है। क्यों चेंज नहीं हो सकता, सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो पीछे के पीछे पीछे डिस्टर्ब हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक बार जो वैल्यू इनिशियलाइज हो वही रहे, बाद में ये कभी भी एडिट ना हो सके, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, रीड ओनली प्रॉपर्टी कर दूंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम जब इसमें वैल्यू जाएगी तो ये उस पर होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कभी भी आता हूँ और स्टूडेंट वन पे डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू करूँगा, ठीक है, देखो ये आगे इसने एरर देना शुरू कर दिया अभी से, सही है। यहाँ पे मैं इसको 789 कोई भी वैल्यू पास करता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। अगर मैं होवर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि भाई कैन नॉट असाइन टू रोल नंबर बिकॉज इट इज़ अ रीड ओनली प्रॉपर्टी, सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे ये वाला जो रोल नंबर दिया था अब ये यही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सेम जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ नहीं है, ठीक है, रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट
आपको ये एडवांटेज दे रहा है कि आप इस पर यहाँ चीज़ रख सकते हो। अच्छा, अब आप हो सकता है सोच रहे हो कि यार ये रीड ओनली का फ़ायदा क्या है, सोच रहे हो। देखो, आप अगर नहीं सोच रहे हो तो आपका मसला है, ठीक है, सोचो। फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में सवाल आ सकता है कि भाई कोड तो मैं ही कर रहा हूँ ना, ठीक है, मैं रोल नंबर क्यों चेंज करवाऊँगा, कोड तो आप ही कर रहे हो ना, आप रोल नंबर क्यों चेंज करवाओगे, ठीक है। कहीं पे भी कोड अगर रोल नंबर चेंज करवाना होगा, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रोल नंबर चेंज करवाने की, अगर गलती से करवा भी दिया तो मैं हटा दूंगा, सोच सकते हो ना। तो अब ये सिर्फ आपकी हद तक नहीं है। पहली बात तो ये है कि जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हो। क्लास आपने बनाई थी, लेकिन आपकी बनाई हुई क्लास को कोई और डेवलपर यूज़ कर रहा है, वो भी तो ये काम कर सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट पे 2-3 हफ्ते का गैप आ गया, आप छुट्टियां लेके कहीं और चले गए, जब 2-3 हफ्ते के बाद आप आए हो तो आपको याद ही नहीं रहा, आपने फिर कोई गड़बड़ कर दी, ठीक है, कि हाँ मैंने कौन सा काम कैसे रखा था। होता है ना अक्सर, ठीक है, कल का काम याद नहीं रहता, अगले दिन लैपटॉप खोलो तो ऐसा लगता है किसी और का प्रोजेक्ट है ना, होता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस सबसे बेहतर यही है कि जो है जब आप कोड कर रहे हो जिस टाइम पे, उसी टाइम पे ही प्रिकॉशंस लो, ठीक है, ताकि कोई गलत काम बाद में भी ना हो सके, ठीक है भाई। आगे चलें। अच्छा, अब हमारे पास गेटर्स और सेटर्स हैं, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता होगा गेटर्स और सेटर्स के बारे में, पता है, नहीं पता। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास कैन वॉलंटियर इन वाली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी है प्राइवेट, ठीक है। ताकि इसको प्राइवेट मैंने क्यों रखा, ताकि कोई भी खुद से इसमें छेड़छाड़ ना कर सके, इसको एम्प्टी एरे ना बना दे, जैसे हमने अभी पूरी ऊपर एग्जांपल देखी थी ना, ठीक है। तो अब जो है ना क्या कहते हैं, कुछ लोग सोचेंगे कि सर अब हम इसको एक्सेस कैसे करें। तो इसको एक्सेस करने का पहला तरीका तो ये है कि आप गेट स्किल्स वाला कुछ बना लो, ठीक है। और दूसरा क्या है इसका, इससे आसान तरीका क्या है, वो है आप इसका गेटर बना लो, ठीक है। गेटर कैसे बनाओगे आप, सिंपली आप कोई गेटर के लिए कोई ऐसा ही नाम रखते हो जो कि आपकी एक्चुअल फील्ड से मिलता जुलता नाम हो, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैन वॉलंटियर एल था, तो इससे मिलता जुलता नाम क्या होगा, सबसे पहले तो आप लगाओगे गेट का कीवर्ड, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ विल वॉलंटियर इन, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये करेगा रिटर्न किसको, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें मिलेगा कैसे, अब हमें मिलेगा स्टूडेंट डॉट विल वॉलंटियर इन, ठीक है। इसको हमें कॉल नहीं करना। गेटर का फ़ायदा यही है कि ये मेथड नहीं होता, ठीक है, लगता मेथड की तरह ही है। अगर आप इसको अभी देखो तो ये बिल्कुल मेथड की तरह ही लग रहा है, लेकिन ये बिहेव कैसे करेगा, एक प्रॉपर्टी की तरह, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि अगर प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करेगा तो क्या मैं आगे इक्वल्स टू लगा के उसको नया एरे पास कर सकता हूँ, तो इसका जवाब क्या है, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ गेटर है, ये सिर्फ वैल्यू उठा के आपको ला के देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोया है तो ये उसने मुझे अटेंडेंस उसकी जो स्किल्स थी वाली वो बता दी, सॉरी ये वाला विल वॉलंटियर इन वाला, ठीक है। बात समझ में आई, आपको इसको राउंड ब्रैकेट्स लगा के कॉल नहीं करना पड़ा। अच्छा, अब ये तो एक छोटा सा वो था, बहुत से लोग ये एग्जाम्पल थी। अब बहुत से लोग जो है ना इसको ऐसे इसलिए भी बनाते हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ गेटर की। फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करो ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, क्या काम कर रहे हो, ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो। अब ई कॉमर्स एप्लीकेशन तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सबने यूज़ की होगी ना, या दराज तो यूज़ किया ही होगा, ठीक है। अब आपने उसमें एक चीज़ देखा होगा कि जब भी आप प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट के अंदर ऐड करते हो और जब कार्ट पे जाते हो तो नीचे टोटल अमाउंट लिखी हुई आ रही होती है आपके कार्ट की, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास बनाई, ठीक है, जो कि कार्ट की क्लास है, शॉपिंग कार्ट की आपके, ठीक है। उस शॉपिंग कार्ट के अंदर एक प्रोडक्ट्स का एरे रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें प्रोडक्ट सारे के सारे ऐड हुए हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप
आप ऐड कर रहे थे, उसमें से अब आपको नीचे टोटल दिखाना है, यूज़र को टोटल शो करवाना है कि उसने जितनी भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं तो उसकी टोटल अमाउंट कितनी बन रही है। ठीक है, आप क्या करोगे, आपको हर बार गेट टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा जो कि हर प्रोडक्ट को एक एक करके देखे, उसकी प्राइस को कैलकुलेट करे और कैलकुलेट करने के बाद आपको टोटल अमाउंट बताए। ठीक है, अब यहाँ पे हर बार आपको फंक्शन कॉल करवाना पड़ रहा है एक नंबर डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, अब बजाय इसके कि आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करो, आप यहाँ पे गेटर भी तो बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? गेटर क्या करेगा, गेटर भी आपकी उसी क्लास के अंदर रखा हुआ है, सारी प्रोडक्ट्स को उठाएगा, उनको उनका रिजल्ट को सम करेगा और आपको एज अ प्रॉपर्टी आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, एज अ मेथड नहीं, यानी आपको उसको कॉल नहीं करवाना पड़ेगा बार बार, सिर्फ प्रॉपर्टी की तरह है, एक्सेस जब चाहो कर लो। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से आप सबने एरे देखा है, देखा है एरे। अब एरे के अंदर आपको हमेशा एक लेंथ की प्रॉपर्टी मिलती है ना। ठीक है, अब जब भी आप लेंथ एरे डॉट लेंथ कॉल करते हो, क्या आप उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगाते हो? फंक्शन की तरह तो बिहेव नहीं करता, बिहेव किस तरह करता है, प्रॉपर्टी की तरह, है ना। तो इसका लेकिन पीछे कैलकुलेशन तो करता होगा ना, काउंट तो करता होगा ना कितने इंडेक्सेस रखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो लेंथ जो है वो क्या है, गेटर है। ठीक है, अच्छा, जिस तरीके से आपके पास गेटर होता है उसी तरीके से आपके पास सेटर भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये जो दिस डॉट कैन वॉलंटियर इन है, ठीक है, ये सेट हो जाए, लेकिन सेट हो मेरे तरीके से। ठीक है, अच्छा ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा एक स्किल्स कर सकते हैं ना, हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, स्किल्स पे सेट कर देगा इसको। ठीक है, जिसमें हम स्ट्रिंग ऑफ एरे ले रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्टली उठा के ना रख दे, बल्कि पहले एक चेक करे। क्या चेक अप्लाई करे, यहाँ पे ये चेक करे कि कहीं पे भी अगर एरे में एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ी हुई है तो सेट नहीं करो, रिटर्न कर दो यहीं से। ठीक है, कैसे कर सकता हूँ मैं वो, कैसे कर सकता हूँ, स्किल्स डॉट फॉर ईच कर लें या फॉर लूप लगा लें, फॉर स्किल ऑफ स्किल्स। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या चेक करना है, इफ़ नॉट स्किल, तो क्या हो जाए, सिंपली रिटर्न हो जाए, यानी कुछ भी सेट ना हो। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कैन वॉलंटियर इन को यहाँ पे, सॉरी, ये जो मेरे पास सेटर किस नाम से, विल वॉलंटियर इन। ठीक है, तो अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इक्वल्स टू करवा के इसको सेट करवा सकता हूँ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको दिया एप्पल। ठीक है, अभी बताओ ये वाली कंडीशन चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, ये सेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जो भी कंडीशन हमने यहाँ पे दी थी वो सारी की सारी पास हो रही है। ठीक है, वो गया था यहाँ पे, उसने लूप चलाया और नॉट स्किल चेक किया, यानी इसमें कहीं पे भी एम्प्टी स्ट्रिंग उसको नहीं मिला तो उसने रिटर्न नहीं किया, तो ये लूप ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के बाद फिर उसने उसको सेट करवा दिया। हाँ, लेकिन अगर इसी के साथ मैंने एक और इसको वैल्यू भेजी होती जो कि एम्प्टी होती, अब क्या होगा, अब इसमें पुरानी वैल्यू पड़ी हुई है, वो नई वैल्यू जो है वो जाके उसमें सेट नहीं हुई। बात समझ में आई? ठीक है, यानी मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई जिसमें वैल्यू सेट हो रही है मेरे मतलब की, अगर मैं चाहूँ कोई भी कंडीशन जो मैंने दी है उसके हिसाब से अगर वो ट्रू होती है तो सेट होगी वैल्यू, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास गेटर्स और सेटर्स, जब आप इनके ऊपर काम करेंगे तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ हैं, गेटर्स सेटर्स, और आपको बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ पे काम करने में।
अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ रहे हैं स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स क्या कर रहे होते हैं हमारे पास, पता है किसी को स्टैटिक मेथड्स के बारे में? स्टैटिक मेथड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उनको विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए उनको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने अक्सर देखा होगा आपके पास जब जावास्क्रिप्ट पे आप काम कर रहे होते हो तो आपके पास एक मैथ डॉट राउंड का फंक्शन होता है ना? ठीक है, अब ये जो मैथ डॉट राउंड का फंक्शन है, ठीक है, इसमें मैथ क्या है? क्लास। और आपने क्लास में आगे डॉट राउंड लगा के कॉल कर लिया, आपने न्यू मैथ क्यों नहीं बनाया पहले? आपको ऐसे करना चाहिए था ना, पहले कांस्टेंट मैथ इक्वल्स टू न्यू मैथ करते, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैथ डॉट राउंड यहाँ पे करते, इस पे ऐसे करना चाहिए था ना आपको। लेकिन आपके पास ये जो राउंड वाला जो फंक्शन है मैथ डॉट राउंड, ठीक है, ये इस क्लास का कौन सा फंक्शन है? स्टैटिक फंक्शन है, इसलिए क्लास पे डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपने अक्सर देखा होगा डेट डॉट नाउ का फंक्शन, देखा है? ठीक है, ये डायरेक्टली आपको डेट ला के दे सकता है, लेकिन बाकी जगह पे डेट यूज़ करने के लिए आपको पहले न्यू डेट करना पड़ता है, फिर आपके पास डेट आती है। यानी डेट एक क्लास है, ठीक है, अगर आपको एक्चुअल डेट चाहिए तो आपको डेट ऑब्जेक्ट के लिए आपको न्यू डेट ही करना पड़ेगा, लेकिन डेट डॉट नाउ आपको डायरेक्टली डेट ला के दे सकता है बगैर इनिशियलाइज करवाए, सही है, बगैर ऑब्जेक्ट बनाए। तो इसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बिल्कुल सेम जावास्क्रिप्ट वाले ही तरीका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होता है और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी होता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी मेथड जो है वो स्टैटिक बना सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड एक बनाने जा रहा हूँ। क्या हो सकता है इसके अंदर, कुछ स्टैटिक बताओ। चलो अभी समझने के लिए सिंपली आईडी रख देते हैं। स्टैटिक आईडी इक्वल्स टू स्ट्रिंग कॉलन स्ट्रिंग, और यहाँ पे आईडी जो है हमारे पास है ABC-785, ठीक है। अब अगर मैंने इस आईडी को गेट करना है तो क्या मुझे यहाँ पे वो चीज़ student1.id करके मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ या स्टैटिक मेथड्स जो आपके पास होते हैं वो आपको आपके बनाए हुए ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको डायरेक्टली उस क्लास के एक्सेस करना पड़ेगा क्यों, जिस क्लास का वो पार्ट है। जैसे ये मेरी आईडी है, ये कौन सी क्लास का पार्ट है? वी स्टूडेंट, तो मुझे आईडी कैसे मिलेगी? वी स्टूडेंट डॉट आई डी करके मिलेगी। ये स्टैटिक मेथड्स होते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात आपके जो हेल्पर फंक्शंस होते हैं उनको आप कहाँ पे रखते हो? आप स्टैटिक मेथड्स बताते हो, ठीक है, ताकि उनको बगैर इनिशियलाइज़ किए ही आपको वो वैल्यू मिल जाए, ठीक है। अच्छा, जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं उसमें आपके पास जो दिस वाला जो कीवर्ड हो रहा होता है, ठीक है, वो आपको पास डायरेक्टली आपको उसका एक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। आप किसी फंक्शन के अंदर रहते हुए भी, जैसे अगर यहाँ पे विल वॉलंटियर इन के अंदर अगर आप चाह रहे हो कि मैं इस आईडी वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लूँ यहाँ पे दिस डॉट आई डी करके, हालांकि वो इसी क्लास के अंदर है, ठीक है, दिस डॉट आई डी करके, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो कह रहा है कि भाई ये जो आईडी वाली जो प्रॉपर्टी है ये तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। अगर आप स्टैटिक मेंबर को इसके एक्सेस करना चाह रहे हो तो आपको उसको कैसे एक्सेस करना पड़ेगा? दिस डॉट करके नहीं, इसकी क्लास का नाम लेके आपको उसको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को और बेहतर समझने के लिए अभी हमारे पास आगे एक एग्जाम्पल आ रही है, उस एग्जाम्पल से हम और बेहतर तरीके से इसको समझ जाएंगे। अभी तक के लिए क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ रही हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, किसी को पता है? जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ऐसी क्लासेस होती हैं जिनके मेथड्स की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बस आप उनको बताते हो कि भाई इस क्लास को अगर कोई भी एक्सटेंड करता है तो उसको ये वाला मेथड अब डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल एक रूल डिफ़ाइन कर रहे होते हो आप, ठीक है, कि अगर आपने ये वाला काम करना है आपको इस रूल से चलना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ
जैसे मेरे पास ये स्टूडेंट वाली क्लास है, इसमें मैंने ये ऐड स्किल वाला जो फंक्शन है, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐड स्किल वाला फंक्शन जो है वो मैं यहाँ पे ना दूँ, बल्कि इसके जितने भी चाइल्ड होंगे जिन्होंने भी इसको एक्सटेंड किया है वो पास करें उसको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस ऐड स्किल के मेथड को क्या कर दूँगा, एब्स्ट्रैक्ट कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला तो ये होगा कि जब आप किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, ये कह रहा है कि मेथड ऐड स्किल कैन नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज इट्स। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये नहीं पास कर सकते, सिर्फ आप इसको क्या पास करोगे, रिटर्न टाइप। ठीक है। अच्छा, अब ये इसने यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया। ठीक है, इसने एरर क्यों दिया है, ये कह रहा है कि भाई आपकी जो है वी स्टूडेंट नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर ऐड स्किल, यानी यहाँ पे ऐड स्किल का तो है ही नहीं। और यहाँ पे हमने रूल डिफाइन किया है कि जो भी क्लास इसको एक्सटेंड करेगी उसके पास ऐड स्किल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज़ का एरर आपको दे रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे इसका अपना ऐड स्किल का मेथड यहाँ पे बना लेते हो, ठीक है, तो फिर यहाँ से वो एरर चला जाएगा। सही है भाई। ये एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली एक रूल बता रहे हो आप कि ये एक क्लास है, इसमें ये मेथड है, ठीक है, इस नाम का मेथड है, जो भी इसको एक्सटेंड करेगा इस क्लास को उसके पास ये मेथड होना ज़रूरी है, लाजमी है। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम अब कर रहे हैं बंद। एक लास्ट चीज़ रह गई और उसके बाद फिर हमारी क्लासेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सिंगलटन्स। बेसिकली सिंगलटन्स जो है वो एज सच कोई टाइप स्क्रिप्ट का ऐसा कोई पार्ट है नहीं। ठीक है, मतलब ये एक नॉर्मल सा रूल है जो कि क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि एप्स ये वाला जो सिंगलटन्स वाला मेथड है जावास्क्रिप्ट इसको पूरी तरीके से इनेबल नहीं करता, बल्कि ये जो है ये इसको टाइप स्क्रिप्ट ने आके इनेबल किया है कि अब ये हमारे पास वेब के अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, बेसिकली सिंगलटन्स क्या होते हैं, सिंगलटन्स एक पैटर्न है। इस पैटर्न, ये सवाल जो है ना अक्सर हो सकता है कि आप लोगों से इंटरव्यूज़ में लाजमी पूछा जाए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगलटन्स आपसे अगर पूछा जाए सिंगलटन्स क्या होते हैं, तो सिंगलटन्स आप सिंपल से बताओगे कि ये एक पैटर्न है जिसके अंदर हम किसी भी क्लास को जो है मतलब एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक ही ऑब्जेक्ट बने, यानी सिर्फ एक ही बार वो चीज़ इनिशियलाइज हो। समझ आ रही है, यानी एक क्लास है, उस क्लास का क्या बने, एक ही ऑब्जेक्ट बने, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स उसके ना बन पाए। बात समझ आ रही है। अब ये चीज़ होगी कैसे कि हम जब भी फॉर एग्जांपल मैं एक नई क्लास बना रहा हूँ, क्या किस नाम से बनाऊँ क्लास, चलो ह्यूमन है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक ही इंसान हो, एक से ज़्यादा ना हो। सही है, तो मैं क्या करूँगा, ह्यूमन बनाते वक्त कोई भी ह्यूमन है अगर, तो मैंने इसमें रखी है नेम की प्रॉपर्टी, बल्कि ये भी हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर से ले सकते हैं ना, शॉर्ट हैंड पता है ना हमें, तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो कंस्ट्रक्टर है इसको हम क्या कर देंगे प्राइवेट। कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करने से क्या होगा, अब ये डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं हो सकता। अगर मैं इसको बताऊं यहाँ पे कांस्टेंट नादिर इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन, ठीक है, तो ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट है, इस वजह से अब ये इनिशियलाइज़ नहीं हो सकता। अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि सर अगर हमने इसको यहाँ से इनिशियलाइज़ नहीं करवा सकते तो फिर क्लास बनाने का फ़ायदा क्या है ना, क्योंकि ये तो इनिशियलाइज़ ही नहीं हो सकती, ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकती। तो इसका जवाब ये है कि ये ऑब्जेक्ट बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है,
लेकिन इस क्लास के अंदर ही रहते हुए बनाएगी, क्लास के बाहर नहीं बना सकती, क्योंकि प्राइवेट जितनी भी चीज़ होती हैं वो कहाँ अवेलेबल होती हैं हमें, क्लास के अंदर। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी मैं अभी भूल गया था, जैसे हमारे पास अभी ये प्राइवेट का कीवर्ड है ना, वैसे ही प्रोटेक्टेड का भी होता है। ठीक है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के अंदर एक बहुत ही छोटा सा फ़र्क है। जैसे कोई भी अगर आपने कोई प्राइवेट मेथड या प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर आपने बनाई है, ठीक है, तो वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगी, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक कि उसका अपना चाइल्ड जो है वो भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन प्रोटेक्टेड के अंदर क्या होगा, आप क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते, लेकिन चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकते हो उसका। ठीक है। लाइक अगर मैंने स्टूडेंट के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई होती, जैसे ये मेरे पास स्किल्स है, ठीक है, इस स्किल्स को अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ वी स्टूडेंट के अंदर नहीं यूज़ कर सकता, दिस डॉट स्किल्स नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि वो कौन सी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट, इसलिए वो सिर्फ जहाँ की है वहीं पे यूज़ होगी। लेकिन अगर ये प्राइवेट की जगह अगर ये प्रोटेक्टेड होती तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती थी, स्टूडेंट के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती थी, वी स्टूडेंट के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती थी, लेकिन बाहर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। ठीक है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि भाई हाँ, आप इसको जो है ना क्या कहते हैं, इस तरीके से वो नहीं कर सकते। ठीक, तो हम कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, अब अगर ऐसे नहीं कर सकते तो फिर क्या कैसे करें। इसका तरीका ये है कि आप इसका जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर ही बनाओगे। कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसका ले लेता हूँ एक जो हमारे पास क्या कहते हैं एक स्टैटिक एक होगा। फॉर एग्जांपल इसका नाम हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जिसके अंदर अभी हम इसको कोई इनिशियलाइज़ नहीं करवा रहे, इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या आएगा, इसमें आएगा ह्यूमन। ठीक है, और अब इसको इनिशियलाइज़ कैसे करवाएंगे, इसके अपने ही अंदर हम बनाएंगे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कि क्या करेगा, गेट ऑब्जेक्ट के नाम से, जो कि इस ऑब्जेक्ट को हमें दे देगा। ठीक है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा यार, बता भी नहीं रहे, सो रहे हो क्या, स्टैटिक होगा। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले चेक करेगा कि इफ़ ह्यूमन डॉट ऑब्जेक्ट, अगर ह्यूमन के अंदर ऑब्जेक्ट है तो फिर आप क्या कर दो, सिंपली रिटर्न कर दो ह्यूमन डॉट ऑब्जेक्ट को। सही है। और अगर नहीं मिलता फिर क्या करोगे, रिटर्न क्या करोगे, बल्कि रिटर्न करवाने से पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे भी हम जो कर रहे हैं हम उसको दिस यूज़ कर सकते हैं, वो उसी क्लास के डायरेक्टली रेफरेंस तक पहुँचेगा, क्योंकि ये भी उसी स्टैटिक उसका पार्ट है और ये भी उसी का पार्ट है, तो यहाँ पे वो चीज़ चल जाएगी। तो पहले ये उसको दिस डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू ह्यूमन को कॉल कराएगा और उसके बाद फिर उसको वहाँ पे वो चीज़ प्रॉपर्टी देगा। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जो मेरा कंस्ट्रक्टर होगा उसको मैं क्या पास कर सकता हूँ, एक नेम की प्रॉपर्टी पास कर सकता हूँ, प्राइवेट नेम स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे अब मुझे इसको नेम पास करवाना पड़ेगा जो कि मैं गेट ऑब्जेक्ट से ले सकता हूँ। ठीक है, वो नेम अब मैंने उसको यहाँ पे पास करा दिया। बात समझ में आई अब, किस किस को समझ में आया कि मैंने यहाँ पे क्या 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 काम किया है, एक बार समझ देख लो इसको पहले। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई ह्यूमन। ठीक है, अच्छा, क्लास को बनाते वक्त मैंने उसका कंस्ट्रक्टर क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट करने का मतलब क्या है कि अब इस ये नया ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, कम से कम इस क्लास के बाहर तो नहीं बना सकता। ठीक है, अब
नहीं बना सकता अगर, तो फिर इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमें मिलेगा कैसे? ठीक है, मैंने रिस्ट्रिक्ट क्या करना था कि इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना बने। ठीक है, तो मैंने इसको कहा कि भाई जब भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए आप कैसे लोगे, गेट ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल करवा के आप इसका ऑब्जेक्ट लोगे। सही है, ये गेट ऑब्जेक्ट का फंक्शन जब भी कॉल होगा ये चेक करेगा। यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाई है ऑब्जेक्ट की, जिसमें मैंने बताया इसको कि भाई यहाँ पे ह्यूमन से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट आपके पास आके यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, इसीलिए इसकी क्लास मैंने ह्यूमन बता दी इसको, इसकी टाइप। तो फिर मैंने अब चेक किया जब भी यह फंक्शन कॉल हुआ कि भाई अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऑलरेडी रखा हुआ है तो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, वरना फिर क्या करो, ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू ह्यूमन कर दो। इसका मतलब क्या है कि अगर वो दूसरी बार अगर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है तो ये वाला इफ़ जो है ये ट्रू हो जाएगा और यहाँ से वही पुराना वाला बना हुआ जो ऑब्जेक्ट है वही रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर ये फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है तो ये क्या होगा, इसमें क्या रखा होगा, अनडिफाइंड, और ये फॉल्स होगा और ये फिर इस कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर दिस डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बनेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, जो भी मैंने नेम यहाँ पे पास करवाया था उस नाम से। ठीक है, और फिर दिस डॉट ऑब्जेक्ट। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट बना रहा हूँ, कांस्टेंट न्यू ह्यूमन, तो आपको मैंने करके दिखा दिया था। ठीक है, ये नहीं चलेगा आपके पास, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये कहेगा कि भाई इसका जो कंस्ट्रक्टर है ये प्राइवेट है। ठीक है, आप इस पर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ह्यूमन तो ह्यूमन डॉट आपको कैसे करना पड़ेगा, गेट ऑब्जेक्ट, और फिर आपको यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा इसको जो भी आप नाम उसमें रखवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम मैंने इसको कहा नादिर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ चेक करके कि भाई ये दोबारा इनिशियलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, मैंने इस बार एक और ले लिया, एक यूज़र रेहान, और इसको पास इस बार क्या करवाया, रेहान। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि नादिर और रेहान दोनों में क्या रखा हुआ है। ठीक है, देखो पहला वाला जो ह्यूमन है उसमें भी नादिर रखा हुआ है और सेकंड वाले में भी नादिर रखा हुआ है। अब ये क्यों है पता चला आपको, क्यों, क्योंकि उसका एक ही बना। सेकंड टाइम जब मैंने उसको कॉल किया रेहान की वैल्यू देके, तो उसने यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है वो क्या हो गई, ट्रू हो गई, और उसने इस नेम को सिंपली इग्नोर किया और सिंपली जो ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ रखा हुआ था वही मुझे रिटर्न कर दिया लाके। इस तरीके से हम बनाते हैं सिंगलटन्स।